हेलो दोस्तों, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, वीडियो के इस इमेज को आप देख ही रहे हैं। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से 2022-23 यूपी टेट सी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र परीक्षा ज्ञान कोश पेपर फर्स्ट और सेकेंड कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 शिक्षकों हेतु विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र सॉल्व पेपर 3600 3600 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्याख्या इस बुक में की गई है। इस बुक के अंदर आप जो इमेज में देख रहे हैं एमपी टेट, यूके टेट, सीएच टेट, रीट, एस टेट, जे टेट, पी टेट, एच टेट, एचपी टेट, ए टेट, इन सभी स्टेट के टेट के पेपर जो पूर्व में हो चुके हैं उन सभी का विस्तृत विश्लेषण व्याख्या सहित अध्ययन किया गया है, विश्लेषण किया गया है और बहुत ही अच्छी बुक है। बाल विकास के जितने भी पेपर हो चुके हैं उनका विस्तृत अध्ययन है। तो आज हम इस यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का पेपर जो 23 जनवरी 2022 कक्षा 1 से 5 का पेपर है वह हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आगे आप देखेंगे कि इस बुक के अंदर और भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुकें आ रही हैं जैसे कि हिंदी, राजनीति शास्त्र और जो भी आप में ये इमेज दिख रही हैं, अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें पूर्व परीक्षाओं का जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनका विश्लेषण व्याख्या सहित अध्ययन का समावेश किया गया है जो कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ज्ञान कोश का अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इस बुक की विषय सूची के अंदर देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के अंदर जो ये पेपर हैं आप देख रहे हैं कि 4 पेपर हैं जो 23 जनवरी 2022 1 से 5, 23 जनवरी 2022 6 से 8, 28 नवंबर 2021, 8 जनवरी 2020 और 8 जनवरी 2020 ये यूपी टेट के 4 पेपर प्रारंभ में हैं और बाकी गत वर्ष जो सी टेट ऑनलाइन हुआ है और ऑनलाइन के अंदर जितने भी शिफ्टों के पेपर इसमें दिए हुए हैं उन सभी का भी इसमें बुक में यूथ कंपटीशन की टाइम्स ने समावेश कर दिया गया है। जो अभी दिसंबर 2022 में फिर से सी टेट आ चुका है तो इसके लिए इस बुक का अध्ययन अवश्य करें। इस बुक के माध्यम से आपको अपने सी टेट और अन्य स्टेट की टेट में इस बुक का अध्ययन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। सी टेट के जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं ऑनलाइन उनका अध्ययन विश्लेषण किया गया है, समावेश किया गया है 2021 और बाकी भाग 2 में यहाँ आप देखेंगे कि 2011-12 से लगातार 2019 के सी टेट के जो ऑफलाइन पेपर हैं 2011 से 2019 के ऑफलाइन पेपर हैं उनका भी इसमें समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो भी पेपर हैं 2011 से लगाकर 2018 के पेपर वह भी इसमें दिया गया है। उत्तराखंड टेट के पेपर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हरियाणा उनका भी
समावेश इस यूथ कंपटीशन ने कर दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो पूर्व परीक्षा के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर जाते हैं, तो हमें बहुत ही सहायता मिल जाती है कि आगे हम एग्ज़ाम हॉल में या हमारे एग्ज़ाम में इनसे संबंधित या इस बुक से और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस बुक का यूथ कंपटीशन टाइम्स में जो पूर्व के पेपर हैं उनका भी अगर आप अध्ययन करके जाएंगे तो आप ये बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान का जो पेपर 30 नंबर का जो हर स्टेट में अपने हिसाब से होता है, तो आप बहुत ही अच्छे अंक ला पाएंगे। यहाँ आप देखेंगे पहला जो हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो की शुरुआत उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र व्याख्या सहित परीक्षा तिथि इसकी देखेंगे 23 जनवरी 2021 दी हुई है। और इसका प्रश्न पहला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हम एक एक प्रश्न को पढ़ने के बाद बुक में प्रश्नों के बाद जो व्याख्या नीचे दी गई हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। चाहे वीडियो थोड़ा लंबा बने पर हम उस बुक का जो ये यूपी टेट का 23 जनवरी का पेपर है उसकी पूरी प्रश्नों की व्याख्या पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे, जिससे कोई भी डाउट रहे नहीं और आगे के एग्ज़ाम में हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और ये दिसंबर 2022 में सीटेट जो होने वाला है उसके लिए जो इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो हम हो सकता है इनमें से कोई भी प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं। युयुत्सा है उत्तर, सी मूल प्रवृत्ति। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों से संबंध एक संवेग बताया है जो निम्नांकित है। मूल प्रवृत्ति यहाँ पे एक साइड, दूसरी ओर संबंधित आवेग। मूल प्रवृत्ति में पलायन और भागना, तो उससे संबंधित आवेग है भय। मूल प्रवृत्ति है युत्सा, युद्ध प्रवृत्ति, संबंधित आवेग है क्रोध। मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति, अप्रियता, विकर्षण, संबंधित आवेग है घृणा। मूल प्रवृत्ति है पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति, संबंधित आवेग है वात्सल्य। मूल प्रवृत्ति है शरणागति, संवेदना, संबंधित आवेग है कष्ट। मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, संबंधित आवेग है आश्चर्य। मूल प्रवृत्ति है काम, संबंधित आवेग है कामुकता। मूल प्रवृत्ति है आत्मसम्मान, आत्म प्रकाशन, संबंधित आवेग है आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना। मूल प्रवृत्ति है दैन्य, विनीत भाव, आवेग है अधीनता की भावना। मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता या समूह प्रवृत्ति, संबंधित आवेग है एकाकीपन। मूल प्रवृत्ति है भोजन अन्वेषण, आवेग है भूख। मूल प्रवृत्ति है संग्रह या संचय, आवेग है अधिकार की भावना। मूल प्रवृत्ति है रचना, संबंधित आवेग है कृति भाव या रचना की अनुभूति। मूल प्रवृत्ति है हास्य, संबंधित आवेग है आमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। बालकों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, तो उत्तर है इसमें बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। विस्तृत व्याख्या का हम अध्ययन करेंगे कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपनी जन्मजात प्रवृत्तियां और योग्यताओं का विकास करता है। सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक पर्यावरण में ही संभव है।
हरलोक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? उत्तर, द्रुतगामी विकास का नियम। व्याख्या देखेंगे तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? उत्तर है द्रुतगामी विकास का नियम ए। अब इसकी पूरी व्याख्या भी हम देखेंगे। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक माना गया है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास द्रुत गति से होता है। बालिकाओं में तीव्रतम वृद्धि का समय 11 से 13 वर्ष की आयु तथा बालकों में तीव्रतम लगभग 14 से 15 वर्ष की आयु तक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? उत्तर सी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया कि इन परिवर्तनों में पर्याप्त सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। विकास के निम्नलिखित सिद्धांत हैं जो हम आगे देखेंगे। विकास की दिशा का सिद्धांत। दूसरा, निरंतर विकास का सिद्धांत। तीसरा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। चौथा, समान प्रतिबंध का सिद्धांत। पांचवा, विकास क्रम का सिद्धांत। छठा, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। और सातवां, वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया सिद्धांत। अतः विकल्प सी में जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन विकास का सिद्धांत नहीं बल्कि अधिगम का सिद्धांत है और यह इवान पावलोव के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, विकास के परिणाम के स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन डैश दिया है। किसने दिया है? बी, हरलोक महोदय ने। व्याख्या देखेंगे। हरलोक के अनुसार विकास के परिणाम के स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मेरिडिथ के अनुसार कुछ लेखक अभिव्यक्ति का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और कुछ विकास का भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में। गैसेल के अनुसार विकास केवल एक प्रत्यय विचार ही नहीं, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक विभिन्न दिशाओं में शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान और व्यवहार में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। नेक्स्ट, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अधिगम तो यहाँ उत्तर होगा सी, समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर ने अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे कि समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है। इसकी पूरी व्याख्या देखेंगे। सी, कोहलर के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता बल्कि वह अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्यापूर्ण परिस्थिति और प्रत्यक्ष का परीक्षण करता है, तब किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। अधिगम की प्रक्रिया समग्र परिस्थितियों के सविकल्प और प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जटिल होती है।
समग्र परिस्थिति का समझ में आना, फिर प्रतिक्रिया करना सोच का परिचालक है। सीखने के इन सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ आदि के नामों से जाना जाता है। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। नेक्स्ट, किसने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली का प्रतिपादन किया? किसने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पे सीधा आपको ध्यान देना है कि पंचपदीय प्रणाली के प्रतिपादन किसने किया। तो आपको याद ही होगा, हर्बर्ट महोदय, बी हर्बर्ट महोदय। पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया, जो निम्नलिखित है। जो 5 पद, पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा व्याख्या और पांचवा मूल्यांकन। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित पाठ योजना के ये 5 सोपान बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज भी उनका अनुसरण किसी न किसी रूप में किया जाता है। हमारे देश में अधिकतर पाठ योजना हर्बर्ट उपागम के आधार पर ही बनाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? उत्तर, कैनन। व्याख्या, कैनन ने ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया। मनोवैज्ञानिक कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए: थायराइड ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले और एड्रिनल ग्रंथि वाले। जूंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी भागों में वर्गीकृत किया। जूंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में वर्गीकृत किया। क्रेस्मर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भाग, लंबाकाय, सुडौलकाय और गोलाकार में वर्गीकृत किया। स्पेंसर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 भाग, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक में वर्गीकृत किया। यहाँ देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन, एक ही प्रश्न के माध्यम से आपने विभिन्न जो तथ्य हैं उनका विस्तृत अध्ययन दिया गया है। तो देखिए बुक कितनी अच्छी है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। उत्तर डी, क्रो एवं क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन क्रो एंड क्रो का है। डेवहल के शब्दों में सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। डिहोन या डेविंगस्ट के अनुसार सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन या वांछित वस्तु को उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिससे उसे प्रस्तुत किया। ब्रूस के अनुसार सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन की ग्रहण करने की अभिव्यक्ति करने और गुणन करने की योग्यता एवं प्रक्रिया है। नेक्स्ट, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। उत्तर, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। ए सही है। इसकी व्याख्या है कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के अनुसार होता है। स्किनर ने भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। बीएफ स्किनर ने सुझाव दिया कि भाषा उत्तेजनाओं की नकल और सही प्रतिक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश वर्गीकृत किया है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, यह पूछना चाह रहा है। तो उत्तर होगा बी, मैकडूगल। व्याख्या,
मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देख के विशेष प्रकार के संवेगात्मक उत्तेजनात्मक अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या प्रबल इच्छा या अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल का मूल प्रतिक्रिया का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध एक संवेग बताया है। नेक्स्ट, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है डंबिल का। सी डंबिल का। व्याख्या इसकी देखेंगे। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन डंबिल द्वारा प्रतिपादित है। रोस के अनुसार ध्यान विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट बतलाने की प्रक्रिया है। मन के अनुसार अवधान एक अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया है। मैकडूगल के अनुसार अवधान ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव के दृष्टिकोण से विचार किए जाने पर मात्र एक चेष्टा की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका नाम सृजनात्मक पिता से जुड़ा हुआ है? बी उत्तर गाल्टन। व्याख्या देखेंगे। गाल्टन को सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सृजन विज्ञान व्यावहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। और सृजन शास्त्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति के वंशानुगत लक्षणों को परिवर्तन करने का नहीं, वरन पीढ़ी उत्तम वंशानुगत लक्षणों की वंशानुगति को बढ़ावा देना तथा लक्षणों की वंशानुगति पे रोक लगाना जिससे संपूर्ण मानव जाति के पितृक संग्रह को सुधारा जा सके। नेक्स्ट, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण। व्याख्या इसकी देखेंगे। बी उसका सही उत्तर है कि 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा द्वारा 1964 में साधारण मानसिक योग्यता के परीक्षण को प्रतिपादित किया और यह परीक्षण 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त है। डॉक्टर एस जालोटा ने बुद्धि को मापने के लिए इस परीक्षण को हिंदी में प्रतिपादित किया। इस परीक्षण के द्वारा हम एक समूह की बुद्धि को माप सकते हैं, बुद्धिमान, औसत और सुस्त श्रेणियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन सीधा ही पूछ लिया गया है, तो यहाँ उत्तर होगा बी स्पीरमैन के अनुसार। व्याख्या देखेंगे हम आगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीरमैन ने किया। स्पीरमैन का मानना है कि बुद्धि के 2 कारक से मिलकर बना है, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जी फैक्टर, विशिष्ट कारक स्पेशल फैक्टर एस कारक। सामान्य कारक ये सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं का मूल है। जी विशिष्ट कारक यह विशिष्ट कार्यों में सहायता करती है। सामान्य कारक मानसिक क्रियाओं का मूल अर्थात जिस व्यक्ति में जी फैक्टर या सामान्य तत्व उपस्थित है वही अपनी मानसिक क्रियाओं को कर सकता है और इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट कारक एस फैक्टर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। उत्तर है प्रत्यक्षीकरण। व्याख्या, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संवेदना की भांति प्रत्यक्षीकरण भी एक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना अर्थ रहित ज्ञान है और प्रत्यक्षीकरण अर्थपूर्ण ज्ञान। उदाहरण, बालक खेल रहा है, उसे किसी ने अपना नाम लेकर आवाज दिया, इससे उसे ध्वनि संवेदना हुई और उस ध्वनि को पहनकर वह अनुमान लगा लेता है कि पिताजी बुला रहे हैं। इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और बाह्य घटना या तथ्यों को जानने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट,
सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर है थॉर्नडाइक। व्याख्या इसकी देखेंगे। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक द्वारा सन 1898 में किया गया। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवान सिद्धांत, बंधन सिद्धांत, एसार सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने यह पता लगाया कि पशुओं और मानवों को सिखाने में प्रयासों और भूलों का विशेष महत्व होता है। प्राइस इत्यादि ने लिखा है कि प्रयत्न एवं भूल अधिगम एक ऐसा अधिगम है जिसमें प्रयोज्य किसी कार्य को प्रारंभ करता है जो कि देखने में क्रमहीन लगता है, संयोग से शुद्ध प्रक्रिया होने और उसके प्रचलित होने तक जारी रहता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा 5 सहायक नियमों की, जिसमें बहु अनुक्रिया नियम, मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, अनुरूपता या सादृश्यता का नियम तथा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का वर्णन किया है। नेक्स्ट, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि स्तर होगा, ए सही होगा इसमें 90 से 109। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि 90 से 109 होगा। व्याख्या इस प्रकार है कि बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धिलब्धि की गणना के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि को निम्नलिखित वर्गों में रखा है। एक तरफ यहाँ बुद्धिलब्धि वर्ग और एक तरफ बुद्धि का वर्ग है, जिसमें 140 से 200 तक प्रतिभाशाली बुद्धि, 120 से 139 प्रखर बुद्धि, 110 से 119 उत्कृष्ट बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से 79 निर्बल बुद्धि, 50 से 59 मूर्ख और 25 से 49 मूढ़ और 25 से नीचे जड़ बुद्धि बालक की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ आगे नेक्स्ट बताया गया है, निम्नलिखित में कौन तरल क्रिस्टल बुद्धि के प्रतिमानों के प्रतिपादक थे? तरल और क्रिस्टल, सी केटल। व्याख्या, तरल क्रिस्टल बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक केटल थे। केटल का बुद्धि परीक्षण अवाचिक अथवा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। केटल का बुद्धि परीक्षण कल्चरल फ्री टेस्ट के नाम से जाना जाता है। केटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व, जिसमें तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जीएफ को तर्क के आधार पर नवीन समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित है, जबकि ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव के आधार पर ज्ञान आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। बुद्धि के दोनों तत्व प्रकृति और पोषण पर आधारित होते हैं। केटल के अनुसार तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुगत कारकों के द्वारा, जबकि ठोस बुद्धि का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर होगा इसका स्किनर। व्याख्या इसकी देखेंगे। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक स्किनर ने किया। क्रिया प्रसूत अनुकूलन या नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार व्यवहार के परिणाम क्रिया के होने की संभावना को प्रभावित करते हैं। एक व्यवहार जिसके पश्चात एक सुखदायक उद्दीपक जुड़ा है और उसके बार बार होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन यदि दूसरा व्यवहार किसी दंडात्मक उद्दीपक से जुड़ा है तो उसके होने की संभावना कम हो जाती है। स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बीएफ स्किनर के अनुसार 2 प्रकार की क्रियाओं का प्रकाश डाला गया है, क्रिया प्रसूत और उद्दीपन प्रसूत। क्रिया प्रसूत का संबंध उत्तेजना से होता है, जबकि उद्दीपन प्रसूत क्रिया का संबंध उद्दीपन से होता है, अर्थात जो अनुक्रिया ज्ञान उत्तेजनों के कारण होती है उसमें उद्दीपन प्रसूत कहते हैं। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का घटक है।
व्याख्या। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? उत्तर, परीक्षण निर्माण का। ब्लूप्रिंट में परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जो उद्देश्य और विषय वस्तु के क्षेत्र के संबंध में प्रत्येक प्रश्न का स्थान दिखाते हैं जिसका वह परीक्षण निर्माण करता है। ब्लूप्रिंट एक प्रकार से किसी विषय वस्तु या पाठ्यक्रम सामग्री का निर्माण करने से पहले जब हम उसमें अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों के बल का निर्धारण व प्रश्नों की रचना आदि की तैयारी के लिए एक अलग प्रकार के सारणी का निर्माण करते हैं। इसी में प्राप्त उद्देश्यों, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों आदि का विवरण किया होता है और इसे ही हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। परीक्षण निर्माण के घटक जिसमें कौन कौन से हैं? तो एक, प्रारूप तैयार करना, प्रिंट तैयार करना, सवालों के जवाब तैयार करना, प्रश्न पत्र का कोड़ा माड़ीकरण और प्राप्त अंक योजना बनाना और प्रश्नावल तैयार करना। नेक्स्ट, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो उत्तर होगा बी, पियाजे द्वारा विकास की पूर्व संक्रिया दिया गया था। व्याख्या देखेंगे। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को या बौद्धिक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया जो सरलता से जटिल की ओर क्रमशः बढ़ता है, जिसमें संवेदगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रिय अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? इसको बोर्ड के द्वारा बोनस अंक दिया गया है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रश्न की व्याख्या। MPPI परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है और यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्तित्व लक्षणों और मनोवृत्तियों का आंकलन करता है। MPPI एक साइकोमेट्रिक परीक्षण है जो मानसिक स्वास्थ्य रोगियों द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न सामाजिक, व्यक्तिगत, व्यवहार संबंधी मुद्दों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सहायता करना। MPPI दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में से एक है। मनोवैज्ञानिक स्टार्क, हथवे और जेसी मैकिनल मिनेसोटा विश्वविद्यालय के 2 संकाय सदस्यों द्वारा विकसित किया गया है। नोट, आयोग ने इस प्रश्न पर सबको समान अंक दिया है। नेक्स्ट, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम के लिए उत्तर होगा यहाँ पे सी, अभिप्रेरणा। अधिगम हेतु अभिप्रेरणा सर्वाधिक आवश्यक है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने की तत्परता, संलिप्तता अवस्था से होता है। वस्तुतः अभिप्रेरणा का उचित प्रयोग करके अध्यापक सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक अच्छे ढंग से संपादित कर सकता है। अभिप्रेरित बालक ज्ञानार्जन के लिए तत्पर होने तथा वे शीघ्रता, सरलता, सहजता, सुगमता से सीख सकते हैं। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। वुडवर्थ के अनुसार प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित व्यवहार को करने के लिए, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उत्तेजित करती है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। वुडवर्थ के अनुसार प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित व्यवहार करने के लिए और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करती है। नेक्स्ट, शैशव काल का समय है। शैशव काल का समय क्या है? उत्तर, जन्म से 2 वर्ष तक। इसकी व्याख्या आगे देखेंगे। शैशव काल बालक का निर्माण काल होता है। सामान्यतः यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशव काल
और 2 से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशव अवस्था कहलाती। किंतु विभिन्न विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। इन्हीं विद्वानों में कोल भी हैं जिन्होंने शैशव अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक मानी है। कोल ने बालकों के विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया है। शैशव अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था, बचपन अवस्था जिसे कहते हैं, जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। मध्यम बाल्यावस्था बालक की, जो 6 से 12 वर्ष बालक की और बालिकाओं की 6 से 10 वर्ष की। पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर बाल्यावस्था बालक की 13 से 14 वर्ष की और बालिकाओं की 11 से 12 वर्ष की। प्रारंभिक किशोरावस्था बालक की 15 से 16 वर्ष की। मध्यम किशोरावस्था 17 से 18 वर्ष की, बालिकाओं की 15 से 17 वर्ष की। उत्तर किशोरावस्था बालक की 19 से 20 वर्ष की और बालिकाओं की 18 से 20 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट, कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? कोहलर का संबंध इनमें से किस में है? तो यहाँ उत्तर होगा डी, अधिगम के सिद्धांत। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम सिद्धांतों में क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर का सूच सिद्धांत अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की। कोहलर के अनुसार एक से अधिक तकनीकी अर्थ में सूझ का अर्थ किसी समस्या के समाधान को एकाएक पकड़ लेना, जिससे ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है और समस्या का समाधान प्रत्यक्ष ज्ञान की क्षेत्र संख्या के संदर्भ में लाता है। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या होती है बी, 14 होती है। मूल प्रवृत्ति की संख्या मैकडूगल के अनुसार 14 होती है, जो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी व्याख्या कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 होती है, जिसमें पहला पलायन भागना, दूसरा युत्सा युद्ध प्रवृत्ति, तीसरा निवृत्ति अप्रियता विकर्षण, चौथा पुत्र कामना, पांचवा शरणागति, छठा जिज्ञासा, सातवां काम, आठवां आत्मसम्मान, नौवां दैन्य विनीत भाव, 10वां समूह प्रवृत्ति, 11वां भोजवान्वेषण, 12वां संग्रह या संचयन, 13वां रचना, 14 है हास्य। 28 क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? यहाँ उत्तर है आपका समस्या समाधान हेतु मानसिक प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। पूरी व्याख्या हम देखेंगे यहाँ पर हम इसकी कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग समस्या समाधान शिक्षण हेतु किया जाता है। मानसिक या मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग छात्रों की कल्पना, सृजनशीलता, प्रस्फुटन, विकास के लिए किया जाता है। मानसिक उद्वेलन में सबसे पहले छात्रों के सम्मुख कोई ऐसी समस्या इस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है जिसका उत्तर छात्रों के द्वारा परस्पर विचार विमर्श करके किया जाना संभव है। समस्या के प्रस्तुतिकरण के पश्चात शिक्षक सभी छात्रों के समस्या से संबंधित अपने विचार, सुझावों, समाधानों को प्रस्तुत करने का अनुरोध सभी छात्र से अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करता है। छात्रों को बार बार प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने मस्तिष्क को अधिकाधिक उद्वेलित करके विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने के लिए उन्मुख करें तथा उस समय आने वाले विचारों को सभी के समकक्ष प्रस्तुत करें। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने ग्रुपों में सभी को शेयर करें ताकि आने वाले दिसंबर 2022 में सीटेट और विभिन्न स्टेट की टेट में जो परीक्षाएं शिक्षक भर्ती से संबंधित होने वाली हैं उनमें इनको फ़ायदा मिल सके। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? बी, पावलोव। बी, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ता एक विषय था। आईपी पावलोव एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे।
जिन्होंने पाचन क्रिया के दैहिक का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया। उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया एक साहचर्य स्थापित होता है। पावलोव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव ने अपने स्वाभाविक अनुबंधन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था। और इस प्रश्न का पेपर का लास्ट 30वां क्वेश्चन, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? उत्तर सृजनात्मकता के। मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह सृजनात्मकता के घटक है। सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध, किसी समस्या समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचना तथा अस्वीकृत करना, पुनः सृजित करने की प्रक्रिया। यह एक मानसिक प्रक्रिया जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। सृजनात्मकता का विकास करना के लिए निम्न तत्व सृजनात्मकता स्तर, बौद्धिक स्तर, मापन योग्यता, व्यवहार, मौलिकता, नवीनता, माध्यम, साहस, सामाजिक स्वीकृति तथा प्रवीणता है। क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो का सेशन कैसा लगा? आगे मैं यूपी टेट का जो 4 पेपर आपको बताए हैं प्रारंभ के अंदर वो भी कराऊंगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके लिए लिखिएगा कि आगे के लिए अब आपको इस वीडियो का कौन सा टॉपिक चाहिए। और बाल विकास की ये जो बुक में जितने भी जो पेपर आपको बताए गए हैं वस्तुनिष्ठ यूथ कंपटीशन के, उनको सभी को बताया जाएगा। और अपने कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें और वे सेशन कैसा लगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।